भारत का भारत का भूगोल। भूगोल। ये ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक है, मतलब मतलब चैप्टर जो चैप्टर है जो ये है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रहेगा, रहेगा, यहाँ से यहाँ से बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बनेंगे। बनेंगे। इसके लिए मैं इसके लिए मैं यही यही बोलूँगा कि बोलूँगा एक कि बार एक आप बार लोग आप लोग मैप मैप बना बना लेना, लेना, इंडिया के इंडिया के मैप, मैप, भारत का जो भारत के जो मैप है मैप है 2-3 बार 2-3 बार बनाइए बनाइए और और लोकेट लोकेट करने का करने का प्रयास प्रयास करिए करिए राज्य राज्य को, को, कहाँ कहाँ पर पर एटलीस्ट एटलीस्ट राज्य है, राज्य है, उसको उसको लोकेट लोकेट करने का करने का प्रयास प्रयास करिए। करिए। भारत का भारत का मैप मैप बनाइए, बनाइए, 4 से 4 से 5-6 बार 5 6 बार बनाइए बनाइए और और जो जो राज्य हैं, राज्य हैं, उनको उनको लोकेट लोकेट करने का करने कि का कि कौन-सा कौन-सा राज्य राज्य कहाँ पर कहाँ है पर है, या या मोटा-मोटा मोटा-मोटा मिडिल में मिडिल जैसे में कि जैसे ये मध्य मध्य भारत में भारत में कौन-कौन से कौन-कौन से राज्य राज्य आएँगे, आएँगे, उत्तर उत्तर भारत में भारत में कौन-कौन से कौन-कौन से राज्य आते राज्य हैं, आते हैं, दक्षिण दक्षिण भारत में भारत में कौन-कौन से कौन-कौन से हैं, है, ईस्टर्न में ईस्टर्न में कौन है, कौन है, वेस्टर्न में वेस्टर्न में कौन है, कौन है, इसको इसको लोकेट लोकेट करने का करने का प्रयास प्रयास करिए। करिए। तब ये तब ये ज्योग्राफी ज्योग्राफी याद याद करने में करने में आसान आसान जाएगा, जाएगा, अदरवाइज़ आप अदरवाइज़ आप रट्टा रट्टा मारने मारने को को लगे लगे रहोगे। रहोगे। अ, अ, ज्योग्राफी से ज्योग्राफी से भारत का भारत का भौतिक भौतिक स्वरूप का स्वरूप का मतलब है मतलब कि है कि भारत जो भारत है जो है हमारा हमारा फिजिकल फिजिकल फीचर ऑफ फीचर इंडिया ऑफ इसको इंडिया, इसको इंग्लिश में इंग्लिश में बोलते हैं बोलते हैं कि कि वो वो दिखता दिखता कैसे है, कैसे है, कि कि क्या क्या सिर्फ सिर्फ प्लेन प्लेन मात्र है मात्र है या या पहाड़ी है पहाड़ी है या या घाटी वाला घाटी वाला इलाका है, इलाका है, कैसा कैसा इलाका है। इलाका है। तो हम तो हम भारत को भारत को देखेंगे देखेंगे तो तो हमारे हमारे देश देश का का लगभग लगभग 10.6% पे 10.6% पे पर्वत है, पर्वत है, रेंजेस है, रेंजेस हैं, ठीक है, ठीक है, माउंटेन माउंटेन रेंज है। रेंज है। 18.5% पे 18.5% पे हिली हिली एरिया है, एरिया है, हिल्स है। हिल्स है। 27% पे 27% पे पठार है, पठार है, प्लेट्यू या प्लेट्यू या प्लेट्यू प्लेट्यू बोलते हैं बोलते हैं, वो है। वो है। 43% पे 43% पे मैदानी मैदानी क्षेत्रों का क्षेत्र का विस्तार है। विस्तार है। तो तो अगर अगर इंडिया में इंडिया में देखोगे तो देखोगे सब तो सब दिखाई दिखाई देगा देगा पूरे पूरे भारत में। भारत में। और और वैसे भी वैसे हर भी जगह हर का जगह जो का जो लैंड लैंड फॉर्म फॉर्म होता है, होता है, लैंड लैंड फॉर्म, फॉर्म, भू 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 संरचना, संरचना, वो वो आपको आपको अलग-अलग अलग अलग दिखाई दिखाई देगा। देगा, कहीं कहीं पहाड़ी पहाड़ी दिखाई दिखाई देगा, देगा, पहाड़ी पहाड़ी इलाका इलाका रहेगा, रहेगा, कई कई मैदानी मैदानी इलाके इलाके रहते हैं। रहते हैं। जैसे आप जैसे आप छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ में ही देखोगे, देखोगे तो तो नॉर्थ नॉर्थ और और साउथ जो साउथ है, जो है वो वो कोर कोर पहाड़ी पहाड़ी इलाका है, इलाका है, ठीक? ठीक, पहाड़ी पहाड़ी इलाका है। इलाका है। वहाँ आपको वहां आपको माउंटेन माउंटेन रेंजेस रेंजेस दिखाई दिखाई देंगे। देंगे। मिडिल में मिडिल आप में आप देखोगे देखोगे थोड़ा थोड़ा प्लेन वाला प्लेन वाला इलाका है। इलाका है, लेकिन लेकिन फिर फिर ईस्टर्न ईस्टर्न साइड साइड जाओगे, जाओगे, ईस्ट ईस्ट पूर्वी पूर्वी साइड साइड देखोगे, देखोगे, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का पूर्वी, पूर्वी, ये फिर ये फिर पहाड़ी थोड़ा पहाड़ी 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 स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाता है, जाता है, बॉर्डर में बॉर्डर में उड़ीसा और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। बॉर्डर में। इसी इसी प्रकार प्रकार अगर हम अगर हम देखते हैं देखते हैं वेस्ट वेस्ट साइड को, साइड को, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का बॉर्डर फिर बॉर्डर से फिर से पश्चिमी पश्चिमी घाट वाला घाट वाला पश्चिमी घाट पश्चिमी में घाट नहीं, और पहाड़ी पहाड़ी इलाका है, इलाका है, नाम याद नाम नहीं आ याद रहा, नहीं आ बता रहा, रहा हूँ। बता रहा हूँ आपको मैं। तो तो हम अभी हम अभी इंडिया की इंडिया की बात बात करेंगे तो करेंगे तो इंडिया को इंडिया को बहुत सारे बहुत सारे रीजन्स में रीजन्स में डिवाइड 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 किया गया किया है। गया है। इसको इसको पश्चिमी पश्चिमी हिमालय हिमालय बोलते हैं, बोलते ये हैं, ये वाले वाले एरिया एरिया को। को। इधर इधर के के एरिया को एरिया को पूर्वी पूर्वी हिमालय हिमालय बोलते हैं, बोलते ये हैं, ये आपको आपको दिख रहा दिख है। रहा है। ये ये मैप पे मैप पे बना बना लेना एक लेना बार, एक बार, एटलीस्ट हम एटलीस्ट हम लोकेट तो लोकेट कर तो कर पाए पाए कि ये कि ये क्या है। क्या है। ये ये पश्चिमी पश्चिमी हिमालय है, हिमालय इधर वाला, इधर का इधर का पूर्वी पूर्वी हिमालय, हिमालय, इधर भी इधर भी हिमालय है, हिमालय है, ये ये भी भी पूरा पूरा हिमालय के हिमालय के रेंजेस रेंजेस ऐसे हैं, ऐसे हैं, हिमालय के हिमालय रेंज के रेंज ऐसे हैं। ऐसे हैं। लेकिन ये लेकिन ये इंडिया में इंडिया नहीं में है नहीं ना, है ना, ये ये चाइना चाइना तिब्बत का तिब्बत का इलाका हो इलाका गया, हो गया, तो उसको तो हम लोग उसको हम नहीं लोग ले नहीं रहे। ले रहे हैं। ठीक, ये भी ठीक, ये भी हिमालय है। हिमालय है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दार्जिलिंग दार्जिलिंग हिमालय आपको हिमालय आपको दिखाई दिखाई देगा। देगा। यहाँ यहाँ पर पर ये दार्जिलिंग दार्जिलिंग हिमालय हो हिमालय हो जाएगा। जाएगा। इधर 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 ये ये भूटान का भूटान का हिमालय हो हिमालय हो जाएगा। जाएगा। तो तो हिमालय तो हिमालय है, तो है, लेकिन लेकिन मोटा-मोटा मोटा मोटा हम इसको लोग इसको पश्चिम पश्चिमी हिमालय हिमालय बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको पूर्व पूर्व साइड है तो साइड है तो पूर्वी पूर्वी हिमालय, हिमालय बोलते हैं। वेस्टर्न वेस्टर्न हिमालय हिमालय और और ईस्टर्न ईस्टर्न हिमालय। हिमालय। अब हम अब लोग हम लोग इसको किस इसको किस प्रकार से प्रकार से डिवाइड किए? डिवाइड हम किए, लोग हम लोग हिमालय हिमालय पर्वत पर्वत पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे, जैसे पश्चिम पश्चिम हिमालय आएगा, हिमालय आएगा, पूर्वी पूर्वी हिमालय और हिमालय और उत्तर उत्तर पूर्वी पूर्वी हिमालय, हिमालय। 3 हो 3 गए। हो गए। ये ये इधर 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 भी भी ना ना ऐसे ऐसे हिमालय का हिमालय का एक्सटेंशन ही एक्सटेंशन माना ही माना जाता है जाता है इवन। इवन। इसको इसको उत्तर उत्तर पूर्व पर्वत पर्वत श्रेणियाँ श्रेणियां को को ही ही उत्तर पूर्व उत्तर के पूर्व के हिमालय बोल हिमालय बोल देते हैं। देते हैं। और और इवन दो हिमालय का हिमालय का एक्सटेंशन एक्सटेंशन ये ये अंडमान अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप है ना, द्वीप है ना, यहाँ पर यहाँ पर अचानक से अचानक से लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म दिखाई दे दिखाई रहा है। दे रहे हैं, इसको भी इसको भी हिमालय का हिमालय का एक्सटेंशन ही एक्सटेंशन ही माना माना जाता है। जाता है। तो तो बीच में बीच
बीच में हिमालय थोड़ा गहरा कम रहा होगा, तो समुद्र में डूबा है, इधर कहीं पर समुद्र में डूबा हुआ है। फिर यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई हो गई, ऊंचा हो गया, तो यहाँ पर आपको लैंडफॉर्म दिख रहा है, जमीन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माना जाता है हिमालय का ही एक्सटेंशन है करके। ठीक, तो इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है वेपन के हिसाब से, बस आप ये याद रख लीजिए देश का लगभग 10.6% क्षेत्र पे पर्वत है, 18.5% पे हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, 27% पठारी इलाका है, और 43% जो है मैदानी या प्लेन एरिया है। इसको बस याद रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा।
यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने दिए सबको पढ़ना है। अगर हम मैदान की बात करें, प्लेन्स की बात करें, तो उत्तरी मैदान पढ़ेंगे, फिर पूर्वी मैदान अपने को पढ़ना है, असम का मैदान पढ़ना है और थार मरुस्थल पढ़ना है। मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, मिडिल में जो हाईलैंड्स है, उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ से पूरा प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट हो जा रहा है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। ये वाला, ये हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें हम पढ़ेंगे उत्तरी दक्कन पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तरी दक्कन, ये हो गया उत्तरी दक्कन। उसके बाद दक्षिणी दक्कन पढ़ना है, तो ये वाला हिस्सा है दक्षिणी दक्कन, ये दिख रहा है आपको, दक्षिणी दक्कन। उसके बाद पूर्वी पठार पढ़ना है, ये वाला हिस्सा पूर्वी पठार का है। फिर पश्चिमी पहाड़ियां पढ़ना है और पूर्वी पहाड़ियां पढ़ना है। तटीय मैदान मतलब समुद्र के तट वाला इलाका, कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहा है, कोस्टल प्लेन्स। इसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों पढ़ना है। द्वीप में पढ़ेंगे, आइलैंड्स में पढ़ना है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन सब का लोकेशंस पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट्स है, कोई माउंटेन है, कोई हिली एरिया, इसको देखना है, मैदानी इलाकों को देखना है। ठीक, मैप व्यापम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं कहूंगा इसको एक बार कुछ चीजों को तो लोकेट करने का प्रयास अपने को करना चाहिए। जैसे मैं ऑलरेडी इसमें जब पढ़ा रहा था तो लोकेट किया हूँ, तो एक बार इसको जरूर देखना चाहिए। एटलीस्ट कुछ चीजों को तो लोकेट करने का प्रयास करेंगे, कौन कहाँ पर है। जैसे हम चलते हैं पश्चिमी हिमालय के पास, चलते हैं पहले पश्चिमी हिमालय के पास पहले चलते हैं। ये हो गया पश्चिमी हिमालय। अब पश्चिमी हिमालय में कुछ सीरीज दिखाई दे रहा है, जैसे कि हिंदू कुश दिखाई दे रहा है। ये हिंदू कुश आपको दिख रहा होगा, हिंदू कुश, ये हिंदू कुश रेंज है। यहाँ पर आपको गॉडविन ऑस्टिन दिख रहा है। ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है, नोट कर लीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ऊंचा माउंटेन यही है, गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर है। सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट होता है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। ये 8848 दशमलव कुछ मीटर बढ़ गया है, क्योंकि हिमालयन का जो बनने की जो कहानी है, वो कहानी क्या है कि दो फोल्डिंग माउंटेन है ना, ये फोल्ड माउंटेन है। तो ऑब्वियसली दो रीजन जब टकराए होंगे, जब दो रीजन टकराए होंगे तो ये थोड़ा ऊंचा उठ गया, तो अभी भी इसका हाइट बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट का हाइट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मोड में है, तो इसका हाइट बढ़ ही रहा है। तो ये 8848 पॉइंट समथिंग है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंची चोटी है, 8611 मीटर, गॉडविन ऑस्टिन, इसको याद रखना। फिर आपको यहाँ पर एक सीरीज और दिख रहा है, काराकोरम रेंज। ये काराकोरम आपको दिखा, ये वाला काराकोरम। उसके नीचे लद्दाख मिलेगा, लद्दाख रेंज, और उसके नीचे जाश्कर मिलेगा। ये तीनों को जमाने आता है। सबसे ऊपर में काराकोरम रेंज है, उसके नीचे लद्दाख रेंज है, और उसके नीचे जाश्कर रेंज है। कलेजा से याद रखिए, कलेजा, कलेजा। क से काराकोरम ऊपर में है, उसके नीचे लद्दाख, और उसके नीचे जाश्कर, कलेजा। ये जमाने आता है ना, ये नॉर्थ में है, ये मिडिल में है, और ये साउथ में, नॉर्थ साउथ में जमाने आता है एग्जाम में। तो सबसे ऊपर में काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, और उसके नीचे जाश्कर। कलेजा से याद रखना है आपको, कलेजा। ठीक, ये याद रखिए, काराकोरम, उसके नीचे है लद्दाख, और उसके नीचे है जाश्कर। ये जमाने के लिए आएगा, तो थोड़ा इसको याद रखिए।
यहाँ पर आपको अरावली माउंटेन दिख रहा है। ये ये अरावली माउंटेन है। ये ये दिल्ली से चालू होकर राजस्थान के अलवर तक जाएगा। अरावली ये सबसे प्राचीन पर्वत है, ओल्डेस्ट माउंटेन है। ओल्डेस्ट नोट करके सबको रखते रहो। ओल्डेस्ट सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली। और अब पूछा जाए कि नवीन पर्वत कौन है, सबसे नया, न्यूएस्ट, न्यूएस्ट माउंटेन, सबसे नया, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी। यही तो व्यापम के प्रश्न है भाई, नवीन कौन है, पुराना कौन है? तो नवीन में आएगा हिमालय, हिमालय रेंज, हिमालय, हिमालयन श्रेणी। सबसे नया पर्वत है ये। इसका विकास अभी भी चल ही रहा है, ठीक है? इसका विकास अभी भी चल ही रहा है, ये अभी भी बन रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है। और ये कैसे पता चल रहा है कि अभी इसका विकास चल ही रहा है? क्योंकि नदी जो है ना, वो अपना मार्ग बदल रही है। इसमें लगातार भूकंप आ रहे हैं और नदी अपना मार्ग बदल रही है। नदी का रास्ता पहले ऐसे बह रहा था, अब नदी इधर से बह रही है। तो नदी अपना मार्ग या अपना रास्ता बदल ले रही है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे नवीन पर्वत हिमालय श्रेणी, सबसे प्राचीन में अरावली। ये एक दो पॉइंट याद रखिए, मैं और बीच बीच में बताते चलूंगा। बस नोट करते रहिए, अपना नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। हालांकि तो मैं ये सब भी याद करना चाहिए। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, लेकिन नहीं आएगा व्यापम में, जमाने नहीं आएगा, ये इतना टफ नहीं पूछेगा व्यापम, ठीक, इसलिए छोड़ा जा सकता है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है। गारो अलग पहाड़ी है, वहां गारो जनजाति पाई जाती है, इसलिए पहाड़ी का नाम पड़ गया गारो। खासी जनजाति की वजह से खासी, जयंतिया जनजाति से जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में, ये प्रश्न बनता है। ये पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में। नोट करके सबको रखे रहिए। यहाँ नागा ट्राइब पाई जाती है, नागा ट्राइब, इसलिए इसका नाम पड़ गया नागालैंड, नागा ट्राइब, नागा ट्राइब की जैसे नागालैंड। ये कुछ को नोट कर रहे हो, बाकी हम बाद में बात करेंगे ही। नामचा बरवा, नामचा बरवा सबसे पूर्व की पहाड़ी है ना, हिमालय की सबसे पूर्वी रेंज नामचा बारवा, सबसे पूर्व में नामचा बारवा, याद रखे रहो सबको, सबसे पूर्व में है। ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। ठीक, हालांकि ये मैप को आप लोग प्रिंट निकाल लीजिए और घर की दीवार में चिपका लीजिए। इसका प्रिंट निकाल लो, ये पेज का ना प्रिंट निकाल के चिपका लो, रोज देखो। और इसको कि कहाँ पर उत्कल का मैदान है, उत्कल मतलब उड़ीसा वाला हो जाएगा, महेंद्रगिरी, और ये सब आपको देखना चाहिए। मैकल हो गया, मैकल रेंज, जो मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था ना, जो मेरे को याद नहीं आ रहा था, वो मैकल रेंज है। सतपुड़ा रेंज, और ये विंध्यन है। सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में बहती है यहाँ पर कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसको प्रिंट निकाल लो, धीरे धीरे हम बात करेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे, तो आप उसमें मार्कआउट करते जाइएगा। इसकी कम से कम 3-4 कॉपी निकाल लो। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के मुख्य भू आकृति प्रदेश। भारत में जिसके बारे में हमको मेनली पढ़ना है भौतिक संरचना के आधार पे, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे अपन डिवाइड करते हैं। उसमें पहला है, इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग भी। पहला है
उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, उत्तर भारत के जो माउंटेन रेंज है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला प्रायद्वीपीय में आ जाएगा। ये पूरा रेंज जो है ये प्रायद्वीपीय में आता है। इसको पेनिनसुलर बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर बोलने के पीछे रीजन यही है कि अगर देखेंगे हम लोग, यहाँ समुद्र है ना, ये रीजन पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, ये रीजन पूरा समुद्र से घिरा है, और ये रीजन पूरा समुद्र, मतलब तीन साइड से भारत जो है, भारत का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो इधर समुद्र, इधर समुद्र और इधर समुद्र, तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ लैंड मास, वो कहलाता है पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय। क्या कहलाएगा? पेनिनसुलर या फिर प्रायद्वीपीय। तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ। जैसे ये कोई इधर, ये कोई पूरा पानी भरा है इसमें, समझो इसमें पूरा पानी से ये जगह भरा है, मतलब थोड़ा सा तालाब है या डैम है, पूरा पानी से भरा हुआ है, और इसी में एक लैंड मास है, इसी में एक लैंड मास है। वो लैंड मास जो है, ये लैंड मास है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, मतलब पानी से तीन साइड से घिरा हुआ है ये, और यहाँ पर आपको लैंड पोर्शन दिख रहा है। तो एक्चुअल में देखोगे ये थोड़ा ऊंचा वाला इलाका होगा, ये थोड़ा ऊंचा हिस्सा होगा, ये ऊंचा होगा इसलिए पानी के ऊपर आ गया है। इसी को द्वीप बोल देते हैं, नदी द्वीप, नदी द्वीप बोल देते हैं। समुद्र में है तो द्वीप, आइलैंड्स बोल देते हैं, समुद्री द्वीप बोल देते हैं। तो उसी प्रकार का इंडिया भी है। अब वो द्वीप इसलिए नहीं है कि बड़ा एरिया में ना, एरिया छोटा मोटा नहीं है, द्वीप के लिए छोटे होते हैं, लेकिन इसका एरिया तो काफी बड़ा है भारत का। तो भारत भी उसी स्थिति में देखेंगे, अगर आप छोटा बड़े स्थिति में इसको कंपेयर करोगे, इंडिया को ऐसे कंपेयर करते हो आप लोग, तो एक आइलैंड जैसा ही तो है भारत भी। इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, यहाँ इधर भी समुद्र है, तो तीन साइड से समुद्र से घिरा है ये, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। तीन साइड से कोई भी लैंड मास अगर तीन साइड से पानी से घिरे रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। फिर उत्तर का विशाल मैदान, जो तीसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान का अर्थ है ये वाला हिस्सा, जहां पर नदी बहती है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा। यहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर इस वाले रेंज में तो ये पांच दोआब वाले जो पांच नदी हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये नदी जहां पर बह रही है, और नदी ऐसा नहीं कि आज से बह रही है, करोड़ों साल पहले से बह रही है। तो नदी जब बहते बहते क्या कर रही है, उस रीजन को मैदान में कन्वर्ट कर दे रही है। जब भी नदी बहती है, ध्यान से देखना, जब नदी ऐसे बहती है नदी, तो क्या करती है, ये अपने साथ जो भी सॉइल, जिनको अलुवियल सॉइल बोलते हैं, नदी घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी को अलुवियल सॉइल, तो ये अलुवियल सॉइल हो गया, या पतले पतले छोटे छोटे साइज के कंकड़ पत्थर को फैलाना चालू करती है ऐसे करके। अब देखो होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ, ये बाढ़ क्यों आता है, कैसे मैदान बनते हैं, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे नदी बह रही है, तो नदी का जन्म जनरली पहाड़ी इलाका से हो रहा है, या पहाड़ से होके निकल रही है नदी। तो पहाड़ से होके निकलेगी तो बड़े बड़े पत्थर को अपने साथ बहा के लाएगी वो। जैसे ये कोई बड़ा सा पत्थर उसके मार्ग में आया होगा, तो पत्थर को भी ये पत्थर को नीचे गिराएगी। अभी पत्थर जब नीचे गिरेगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। ये पत्थर अब छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बढ़ गया है, अभी भी पत्थर के साइज का है, अभी मिट्टी नहीं बना है, लेकिन ये पानी के साथ और बहेगा, तो जमीन के साथ फ्रिक्शन मतलब घर्षण होगा, पानी के साथ फ्रिक्शन होगा, तो ये फ्रिक्शन होते होते ये जो पत्थर है ये इरोड होना चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा, इसका इरोजन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, इरोड। तो ये जब इरोड होगा, टूटेगा छोटे टुकड़े में, तो और ये महीन कण में, छोटे छोटे कण में टूटना चालू हो जाएगा। अब यही महीन कण और छोटे कण में टूटना चालू हो जाएंगे कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ ये आगे बढ़ेगा। लगातार पानी के संपर्क में होने से ये फ्रिक्शन में है, जमीन से फ्रिक्शन में है, तो इसका
छोटे छोटे टुकड़े में टूटना स्टार्ट हो गया। मतलब ये पहले इतना बड़ा पत्थर था 10 किलो 15 किलो का, अब ये कुछ ग्राम में टूट चुका है। ठीक, अब ये ऐसे बहते बहते कोई समतल भाग से होके बहती है जहां पर पहाड़ी नहीं है। लेकिन एकदम भी समतल नहीं रहा होगा इनिशियली स्टेज में, आज से करोड़ों साल पहले वो एकदम समतल नहीं रहा होगा जब नदी वहां नहीं बहती रही होगी। लेकिन जब नदी बही तो अब क्या हो गया, नदी के मार्ग में यही छोटे छोटे एकदम छोटे कंकड़ या मिट्टी, मृदा या गाद, ये सब जमा हो गए हैं मार्ग में। रेत के कण ये सब जमा हो गए हैं। अब नदी को इन सब से बहने में समस्या हो रही है। ठीक है, ये इनके मार्ग बड़े होते जा रहे हैं, इवन इनका ऊंचाई भी बढ़ रहा है, इनका ऊंचाई बढ़ रहा है। और पानी को ऐसे बहने में, इस डायरेक्शन में बहने में थोड़ी समस्या हो रही है। अब नदी के पास दो ऑप्शन है, या तो इसके ऊपर से होके गुजरे, इसके ऊपर से गुजरेगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहा है ना, फिजिक्स का एक नियम है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है। क्योंकि कोई चीज, मतलब ये देखो, समझो ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है, नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, और ये गाद है, सिल्ट, मिट्टी, रेत, ये सब है। अब नदी को इसके ऊपर से होके जाना पड़ रहा है। समझ रहे हो क्या? ऐसे इसके ऊपर से होके जाना पड़ रहा है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी तो नहीं बहेगी। जो भी नदी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऐसे होके ऐसे ऊपर उठ के फिर नीचे जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं नदी के लिए। तो नदी क्या कर, नदी ना ऐसे बहना चालू कर देती है। वो इस डायरेक्शन से आई, इस डायरेक्शन से आई, अब इसके ऊपर से ना होके वो ऐसे बहना चालू कर देती है। अब इस प्रकार नदी अपना मार्ग बदल लेती है, ऐसे। अब इधर से अब नदी ऐसे बह रही है, ये थोड़ा सा मार्ग बदल दी है। अब ये वाले हिस्से में नदी नहीं है, अब ये उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर उपजाऊ फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल है ये वाले हिस्से में फर्टाइल सॉइल है। अब कुछ साल बाद, मतलब 300-400 साल बाद नदी कंप्लीटली इस डायरेक्शन में स्विच हो गई है, इधर ही से होके बह रही नदी, ये इधर से होके बह रही है। अब ये वाला जो जमीन है ना, जहां पहले नदी बहती थी, ये वाली जमीन में अब यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उग गए होंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ बन गए होंगे, सबसे उपजाऊ मिट्टी वाला हिस्सा बन गया होगा। अब आप नदी का डायरेक्शन देखोगे तो नदी ऐसे आई और ऐसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है। इसलिए आप लोग नदी का डायरेक्शन देखते हो तो नदी कभी आपको सीधे ऐसे बहती नहीं दिखती, ऐसा सड़क होता है। नदी ऐसे 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 बहती है, ऐसे नदी ऐसे बह रही है। आप लोग जब भी देखना, नदी एक सर्पिलाकार, ठीक है, ऐसे 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 बहती नदी का डायरेक्शन ऐसे होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि उसके मार्ग में जब कचरा जम जाता है तो अपना मार्ग बदल देती है। नदी अपना मार्ग, अपना पाथ, अपना रास्ता बदल देती है। अब जब रास्ता बदलती है तो ये वाला जो लैंड है ये हाईली फर्टाइल लैंड है, हाईली फर्टाइल लैंड है। अब यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे उग जाएंगे। फिर पीरियड ऑफ टाइम में, और पीरियड ऑफ टाइम में ये जो यहाँ पर फिर गाद इकट्ठा हो जाएगा। अब नदी फिर से अपना मार्ग बदलेगी। नदी अपना मार्ग इस प्रकार से बदलते रहती है। या कभी एकदम तेज पानी आ गया, बादल फटना बोलते हैं ना, बहुत बारिश हो गया, तो नदी का जो पाथ है, नदी का रास्ता तो काफी नैरो है। एक सेकंड। नदी का पाथ ऐसे है, ये नैरो पाथ है, ऐसे करके बह रही नदी। लेकिन कभी ज्यादा बारिश आ गई, मतलब यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तब ये जो नदी है और अपना मार्ग, अपना जो विड्थ है उसको चौड़ा करेगी। अब ये लैंड के ऊपर से भी होके बहेगी ऐसे। अब नदी में इतना इस वाले हिस्से में पानी है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, हार्डली 1 महीना 1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। फिर वो इतने में ही होके बहेगी। यही नदी का रास्ता रहेगा, यही नदी का रास्ता रहेगा। तो इस प्रकार बाढ़ आने से एक फायदा ये होता है कि नदी का विड्थ बढ़ा था। अब नदी का विड्थ पहले कितना हो गया था बाढ़ आने से, ये वाला विड्थ हो गया था, यहां से यहां तक नदी का विड्थ था, यहां से यहां नदी की चौड़ाई थी। ये समझ में आ रहा है क्या कि हौज फौज हो जा रहा है? बताइए तो। आ रहा है सर समझ में। आ रहा है ना? तो नदी की विड्थ बढ़ गई थी, ऐसे चौड़ी हो गई थी बाढ़ आने की वजह से।
ये बाढ़ आने की वजह से नदी की चौड़ाई बढ़ गई थी। नदी का तो मूल जो स्वरूप है ये वाला है, सामान्यता नदी इसमें बहती है, लेकिन बाढ़ आने की वजह से इसकी चौड़ाई इंक्रीज हो गई है, ये चौड़ाई में इंक्रीज हो गया है। इससे क्या होता है, ये यहाँ के जो सॉइल रहे होंगे, ये वाला जो सॉइल रहे होंगे, ये फिर से रिप्लेनिश बोलते हैं। रिप्लेनिश का मतलब वो फिर से उसमें मिनरल आ गए होंगे। जो मिनरल लॉस हो जाता है ना, मिनरल प्लांट वहां पर उग गया है, वहां पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे कंटिन्यूअसली उस मिनरल को या मिनरल को हिंदी में खनिज को दोहन जो कर रहे हैं, तो उससे फिर से वो रिप्लेनिश होता है। यहाँ पर फिर से अब मिनरल आ जाएंगे। मिनरल का अर्थ क्या होता है, या खनिज का अर्थ क्या होता है? खनिज जैसे कि लोहा हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। करीब प्लांट्स को कितने 25-30 प्रकार के खनिज चाहिए होते हैं। तो ये खनिज कोई पत्थर से ही मिल रहे हैं। ये सारे जो है आयरन हो गया, मिनरल हो गया, जिस प्रकार के भी मिनरल है, लाइक आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब पत्थर से मिलते हैं। और बड़े बड़े चट्टानों से होके गुजरती है नदी, बड़े बड़े चट्टान, और इन चट्टानों में पाया जाता है मिनरल्स। अब जब नदी इन चट्टानों को तोड़ती फोड़ती है, तब कोई लोहे वाला चट्टान रहा होगा, मान लो आयरन वाला, आयरन का ओर रहा होगा, तो ये आयरन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा सॉइल के रूप में। अब जब सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो उस सॉइल में होगा आयरन, और इस आयरन को प्लांट्स लेती है। प्लांट्स को चाहिए आयरन, प्लांट्स को चाहिए कैल्शियम, बहुत सारे मिनरल चाहिए इस प्रकार के। अब ये नदी यहाँ से एक्चुअली, ये मूल उसका रास्ता है, ओरिजिनल पाथ रिवर का यही है। लेकिन जब बाढ़ आता है, तब वो एक लार्ज एरिया में होके गुजरती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है। तो बाढ़ आने से फायदा है, मतलब नेचुरली रूप में देखा जाए तो बाढ़ आने से फायदा है। लेकिन गांव डूब जाते हैं, घर बह जाते हैं, वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है कि हम लोग नदी के किनारे को कब्जा कर लिए। हम ह्यूमंस लोग नदी के किनारे को कब्जा करके अब गांव बना लिए, बस्ती बसा लिए। कारण क्योंकि वहां पर हाईली फर्टाइल सॉइल मिलता है, वहां पर खेती ज्यादा होगा। ये हमारी लालच की वजह से हो रहा है ना। नदी के रास्ते में अगर हम लोग घर बनाएंगे तो बाढ़ तो आबे करेगा। जैसे गंगा बेसिन है, बिहार में हम लोग देखते हैं, बिहार है, यूपी है, इसमें हर साल बारिश के टाइम में भयंकर बाढ़ आता है, भयंकर बाढ़। ठीक है, गांव गांव बह जाते हैं, लेकिन फिर भी गांव बहा, जुलाई में गांव बढ़ा, जुलाई अगस्त तक वो थोड़ा कीचड़ वाला इलाका होगा। अगस्त के बाद से हल्का सा ड्राई होना चालू, सूखा होना चालू हो जाता है, फिर गांव आके बस जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर खेती ज्यादा होगा। नॉर्मल जगह पे अगर 1 एकड़ जमीन में मुझे नहीं पता कितना निकलता है, मैं बोलता हूँ 200 किलो निकल रहा है। 1 एकड़ में 200 किलो उपज हो रहा है। लेकिन जहां पर बाढ़ का मैदान है, बाढ़ के मैदान में, तो डबल या ट्रिपल, 2 गुना ज्यादा वहां पर उपज निकलता है। यहाँ 200 किलो निकल रहा है, तो यहाँ 400 किलो निकलेगा। उपज डबल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। और ये 200 किलो उगाने के लिए खाद डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालना। यहाँ खाद फर्टिलाइजर डालने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फर्टाइल सॉइल है ना। खाद में आप क्या डालते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके का बैलेंस किया जाता है, कुछ यूरिया हो गया, यहाँ ऑलरेडी वो सब है, वो सब यहाँ पर है, तो कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। तो खर्च और मिनिमाइज हो गया, कॉस्ट मिनिमाइज हो गया। इसलिए बाढ़ के मैदान में लोग आके रहना चाहते हैं। इसलिए जितनी नदी घाटी है, नदी घाटी में ही लोगों का कब्जा है, और इसलिए वहां बाढ़ आता है। ठीक है, तो यही कहानी थी। नदी अपना रास्ता बदलती है। ठीक, तो ये उत्तर भारत का मैदान, तो इस प्रकार से मैदान बना। ये मैदान बनने में ऐसा नहीं कि 100 साल, 200 साल, 300 साल में बन गया, करोड़ों साल लगे होंगे, तब जाके उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है। और ये मैदान बनाने का जो क्रेडिट है वो नदियों को जाता है। एक दो नदी नहीं है, कई सारे नदी है। गंगा की इतने सारे ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है, फिर यमुना है, फिर वहां पर ब्रह्मपुत्र बह रही है। यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र निकल के इस डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्र बह रही है। से ब्रह्मपुत्र भी असम का मैदान बनाएगा। यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे थे असम का मैदान, ये असम का जो मैदान यहाँ दिख रहा है, इसको बनाने का क्रेडिट ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी। उसकी सहायक नदी में का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा रहता है। जैसे लोहित नदी हो गया, लोहित, उसका वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट ब्रह्मपुत्र के बराबर है। तो ये बड़े बड़े जो नदी है, ये मिलके ये विशाल मैदान को बनाए हैं, है ना। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे नदी ऐसे बहते बहते अपना मार्ग बदल रही है, तो यहाँ का जमीन फर्टाइल हो गया।
वैसे ही कई सारी नदी अपना मार्ग बदल रही है, तो ये पूरा जगह फर्टाइल होते 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 मैदान बना। और मैदान कब बना होगा? जब ह्यूमन नहीं आए थे, ह्यूमन का जन्म नहीं हुआ था वहां, इवन दो कोई जानवर भी नहीं रहते थे। जब इवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ हुआ तब की बात चल रही है। फिर धीरे धीरे ह्यूमंस का जन्म हुआ। ह्यूमंस तो अभी अभी के है ना, ह्यूमंस का जन्म कितने साल पहले हुआ है। हम लोग सब अफ्रीका में पैदा हुए हैं, अफ्रीका से हम लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। ह्यूमन जो होमो सेपियंस की मैं बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड में फैले हम लोग। फिर इन मैदानों में ह्यूमंस का कब्जा हो गया, क्योंकि ये हाईएस्ट फर्टाइल लैंड है। अब देखोगे तो जो मैदानी इलाका है, ये उत्तर भारत का मैदान है, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वहीं पर एमपी हो, चाहे वहीं पर बिहार हो। ये उत्तर भारत वाले इलाके में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन होने के पीछे कारण क्या है? खाना बहुत है। अगर जहां भोजन ज्यादा होगा वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी डेफिनेटली, तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड भी है। इसलिए जिनका कब्जा उत्तर भारत में रहा, हिस्ट्री में आप देखोगे जिस राजा का कब्जा उत्तर भारत में रहा उसका कब्जा समूचे भारत में माना जाता है। फिर है भारतीय मरुस्थली प्रदेश। मरुस्थली मतलब डेजर्ट वाले, जहाँ बारिश कम होती है, रेत वेत ज्यादा है, डेजर्ट, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं। फिर है समुद्री तटीय मैदान, समुद्र और लैंड मास के बीच छोटा छोटा जमीन है, उसको तटीय मैदान बोलते हैं। और फिर है आइलैंड्स। इतना अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट नोट्स आप सभी को बनाना है इस चैप्टर का। कैसे नोट्स बनाओगे मैं यहाँ बगल में लिखते जाऊंगा, उसी प्रकार आपको भी लिखना है, और वही शॉर्ट नोट्स आप पढ़ पाओगे एग्जाम के समय। तो पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, नदर्न माउंटेन रेंज। इसके बारे में हम फर्स्ट पढ़ेंगे। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, यह पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करती है। मतलब उत्तरी पर्वत श्रृंखला वो हिमालय द्वारा बनाया गया एरिया है, मतलब उस भाग का निर्माण हिमालय की जो श्रृंखला है वो करती है। यह पर्वतीय जो क्षेत्र है ना, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक इसका फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर में। जो हिमालयन रेंज है उसका लेंथ अगर देखें तो लगभग 2500 किलोमीटर में। ये मैप में थोड़ा देखते हैं। इसका फ्रंट पेज का प्रिंट निकाल के, ये जो पेज दिख रहा है इसको प्रिंट निकालो, 3-4 प्रति में निकाल लो, एक को चिपका दो, और फिर मल्टीपल टाइम इसको देखते रहो, आपको लोकेशन से याद हो जाएगा। ये सारे लोकेशन पीएससी में बनते हैं प्रश्न, कि कार्डिमम कहाँ है, यहाँ अन्नामलाई दिख रहा है, पाल घाट, नीलगिरी पहाड़ी, जावदी, सब प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको रोज देखो एक बार चिपका के। तो जो हिमालयन रेंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आसपास से स्टार्ट हुआ और जा रहा है अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है। 2500 किलोमीटर लंबी रेंज है ये। अब इसका निर्माण कैसे हो, हिमालयन का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके पीछे छोटी सी कहानी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीएससी या मेंस वगैरह में लिखने के लिए आता है। 2 प्लेट्स होते हैं, हाँ, जितने पूरे जो लैंड मास है या जो पूरे वर्ल्ड है, अगर हम पृथ्वी के नीचे की बात करेंगे, धरातल के नीचे, तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होते रहता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इसमें ही 2 प्लेट है, एक है यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियन प्लेट भी बोलते हैं, यूरेशियाई प्लेट ऊपर की ओर, और नीचे रहा होगा गोंडवाना या इंडियन प्लेट भी बोल सकते हो, इंडिक प्लेट। ये 2 प्लेट के कोलिजन से ये प्लेट ऐसे, ये जितने टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये सारे प्लेट्स मोशन में होते हैं, गति में होते हैं, गत्यावस्था में है, ये मोशन में है। अब इनका मोशन ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट है, कई सालों में कुछ सेंटीमीटर का मोशन रहता है, कई सालों में। ठीक है, मान लो 3 साल, 4 साल, 5 साल में कुछ सेंटीमीटर ये खिसकती है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से गति कर रही है। ठीक है, कई सालों में
कुछ सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से इनकी गति है ना। तो ये गति होते 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 ये भी गति होते 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 आपस में टकराई। जब दो प्लेट आपस में टकराता है तो यहाँ पर एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फोल्डिंग। तो हिमालय की उत्पत्ति यही यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के कोलिजन से हो रहा है। मतलब दो तीन थ्योरी है, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, फिर एक ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर एक नदी रही होगी। एक नदी जब यहाँ से होके गुजर रही थी तो यहाँ पर अपना पूरा मलबा जमा कर रही थी। मलबा जमा करते करते यहाँ पर थोड़ा सा थिक जैसा हिस्सा इकट्ठा हो गया, थिक। उसके बाद ये प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराई, दबाई। तो प्लेट आपस में नहीं टकराई, जब ये प्लेट एक दूसरे को दबाई ना तो ये जो थिक एरिया था, ये ऊंचा उठना चालू हो गया, उससे हिमालय का निर्माण हुआ। ये एक थ्योरी है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, हम बताना भूल गया, जब भी नदी अपने मुहाने पे, नदी का मुहाना क्या होता है? नदी मुहाना किसी को आइडिया है? माउथ ऑफ रिवर। तो समुद्र या ओशन में मिलता है। हाँ, जहां नदी एंड कर रही है वो उसका मुहाना है। जहां वो एंड कर रही है वो उसका मुहाना है। तो नदी का जहां मुहाना होता है वहां पर के आप जमीन को देखोगे, जैसे नदी मान लो ऐसे बहते बहते ऐसे, ये उसका ओरिजिन था, यहाँ से नदी निकली। यहाँ से कोई रिवर निकली, एकदम पतली रहेगी जब निकलेगी, फिर धीरे धीरे कई सारे ट्रिब्यूटरी उसमें मिलना चालू करेंगे। कई सारे ट्रिब्यूटरीज के मिलने से यहाँ एक ट्रिब्यूटरीज आके मिली, यहाँ एक ट्रिब्यूटरीज आके मिली, यहाँ एक ट्रिब्यूटरीज आके मिली, यहाँ एक, ऐसे हजारों की संख्या में हो सकता है कोई बड़ी नदी है तो। और इन ट्रिब्यूटरीज के भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं, ट्रिब्यूटरीज के भी ट्रिब्यूटरीज, फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के भी ट्रिब्यूटरीज। तो इतना लैंड इसमें वॉल्यूम बढ़ना चालू होता है, वाटर वॉल्यूम, पानी का आयतन बढ़ना चालू होते 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 होते। लेकिन जैसे ही मुहाना आता है, मान लो ये समुद्र है, अब ये समुद्र है, सी है, समुद्र है, तो ये नदी ना, अब ऑब्वियसली नदी से में बहुत गाद इकट्ठा हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत कचरा मतलब ये मत समझो कि कचरा है, एक्चुअली मिट्टी होगा। इसमें क्या क्या होगा? मृदा, कोई बड़े साइज के मृदा, रेत, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बजरी, ये सब इकट्ठा होना चालू होते हैं। अब नदी अपना रास्ता ऐसे बदलना चालू करती है, तो यहाँ पर बजरी आ गया। अब नदी यहाँ से रास्ता क्योंकि वहाँ लार्ज वॉल्यूम है ना, पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि एक फ्लो होने से, एक इसका ऐसे रास्ता बनने से पूरा पानी नहीं बटेगा, तो कई रास्तों में से बढ़ जाता है नदी अपने मुहाना के पास। अपने मुहाना के पास नदी जो है कई पाथ में ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे करके, ऐसे एक दो नहीं, कई सारे पाथ में बटे रहेगा, ऐसे कई सारे पाथ में। और इन रेंजेस में ये जो क्षेत्र है, अब जहां पर नदी नहीं बह रहा है, जैसे यहाँ पर नदी नहीं है ये वाला एरिया में, तो ये हाईएस्ट फर्टाइल वाला एरिया होगा और यहाँ बड़े बड़े डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को एक दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अगर मैं गंगा का डेल्टा दिखाता हूँ, तो गंगा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और गंगा के डेल्टाई वाला हिस्सा आप लोग देखोगे तो ये कुछ ऐसे कई भाग में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर देखोगे तो मैं कोई अच्छा पिक्चर दिखाता हूँ। ये दिख रहा है क्या पिक्चर? देखो, ये सर भी दिख रहा है। ये वाला समुद्र होगा। अगर ये समुद्र है तो जब गंगा नदी ऐसे आ रही है तो देखो कई पार्ट में, ये पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर डिवाइड हो गई, इधर डिवाइड हो गई, इधर डिवाइड हो गई, कई पार्ट में डिवाइड हुआ है। और ये जो आपको ये वाला लैंड मास जो दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, यहाँ हाईएस्ट डेंस फॉरेस्ट होंगे। क्यों हाईएस्ट डेंस फॉरेस्ट होंगे? क्योंकि मोस्ट अलुवियल सॉइल है यहाँ पर, मैक्सिमम अलुवियल सॉइल होंगे, जो हाईएस्ट फर्टाइल है। सबसे फर्टाइल मतलब उपजाऊ मृदा है, पहला उपजाऊ मृदा। दूसरा पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी, अगर प्लांट्स को क्या चाहिए भी, अच्छी उपजाऊ मिट्टी मिल गया, पानी की कमी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट होंगे ये वाले हिस्सों में। ठीक है, तो ये है नदी का मुहाना। नदी कई भाग में बढ़ जाता है, कई भाग में। यहाँ तो बहुत छोटा दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा नहीं है। अगर इसको जूम करे तो यहाँ पर ही कई 100 एकड़ का जमीन होगा। तो ये होता नदी मुहाना।
नदी जब स्टार्ट होती है या बहना स्टार्ट करती है तो छोटे छोटे एकदम ओरिजिन, अगर किसी भी बड़ी नदी का ओरिजिन देखोगे तो लगेगा कि नदी नहीं है, नाला है लगेगा। लेकिन वही नाला आगे चल के कई नदियों से मिलते हुए एक बड़ा नदी का निर्माण करती है। और उसका मुहाना, किसी भी नदी का मुहाना ऐसे ही आपको दिखाई देगा। और इसके ऊपर से नदी होके नहीं गुजर सकती, क्योंकि यहाँ पर पूरा ये एरिया थोड़ा हिली टाइप, मतलब एकदम हिल नहीं होगा लेकिन थोड़ा ऊंचा एरिया होगा। ये ऊंचा है और नदी को मिलना है समुद्र तक, तो अपना पाथ बनाएगी। ये इस प्रकार से अपना रास्ता बनाई हुई है। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग को कि ऐसे कई सारे टुकड़ों में होके गुजरती है नदी। और हम बात करेंगे एक सेकंड। ये इस प्रकार से ये दिख रहा है क्या आप लोग को? ये वाला नदी बह रही है और उसके चारों ओर फॉरेस्ट रहता है। ये गंगा डेल्टा का फॉरेस्ट है। ये गंगा के एक पार्ट ही है ना, ऐसे गंगा बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है अपने मुहाने के पास। सुंदरबन बोलते हैं ना, सुंदरबन। ये सब सुंदरबन वाला एरिया है। सबसे लार्जेस्ट गंगा डेल्टा, एक तो इसमें फॉरेस्ट ही उग गया है सुंदरबन के नाम से। ये दिख रहा है आप लोग को सुंदरबन? जी सर। ये सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बांग्लादेश और भारत के बीच में है। ये गंगा नदी के इतने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहाँ पर आपको फॉरेस्ट 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 ही दिखाई दे रहा है। तो इतना बड़ा एरिया होता है गंगा, किसी नदी का मुहाना। और मुहाना बनने के पीछे कारण यही है। कारण क्या है कि नदी लेके आ रही है, जो पहाड़, जिस पहाड़ी से होके गुजर रही है वहां उसके पत्थर को बहाते 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 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर बहा रही है। और एंड में वो फर्टाइल हो जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। ये दिख रहा है, देखो ये गंगा नदी का डेल्टा है। डेल्टा मतलब जहां पर वो समुद्र से मिलने से पहले का एरिया, ये एरिया है जो इतने बड़े बड़े जंगल होंगे यहाँ पर। ठीक। तो यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के टकराने से हिमालयन की उत्पत्ति, हिमालय का जन्म हुआ है, ऐसा समझ लो। बस नोट कर ले रहा हूँ नोट्स में अपने। ठीक है, दो तीन थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी है। तो अपने को ये हमारे एग्जाम में तो नहीं आएगा, थ्योरी का एक्सप्लेनेशन आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ पता करना है कि कौन सा रेंज में क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ से क्या नदी निकल रही है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन सा पहाड़ है, पहाड़ की चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, अगर हाईएस्ट माउंट पीक है तो। बस इतना याद कर ले तो ज्योग्राफी में अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन तो हमसे बन ही जाएगा। और थोड़ा और मेहनत करें तो 7 में 7 भी बना सकते हो, अनलेस एंड अदरवाइज कि कोई क्वेश्चन डिलीट ना हो। अब इसको पढ़ता हूँ, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो बात किए हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक ठाक था, मेंस में लिखने के लिए है, बट प्री के हिसाब से भी सही है, लेकिन व्यापम के हिसाब से सही नहीं है। तो व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा नवीन पर्वत है, ठीक है, एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित एवं विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है, वो न्यूएस्ट ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन है, न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन। उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे फोल्डिंग के रूप में है, ऐसे फोल्ड है,
जब एक कपड़ा आप लो यहाँ पर रुमाल और दूसरा रुमाल लो और दोनों रुमाल को एक दूसरे के करीब लाओ करीब लाओ करीब लाओ जब तक वो टकरा नहीं जाते। अब टकराने के बाद और आप प्रेशर लगाइए, धीरे धीरे लगाना, तो यहाँ से फोल्डिंग स्टार्ट होना चालू हो जाता है। ऐसे से फोल्डिंग, कपड़ा फोल्ड होना चालू हो जाता है और ऊंचा उठना चालू हो जाता है। वैसे ही हिमालय बना है। हिमालय की उत्पत्ति यहाँ लिखा है, इसको नोट करना ना, ये पहला पॉइंट है जिसको नोट करिए आप। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। इसको नोट करिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। यंग फोल्डेड माउंटेन है, यह नवीन मोड़दार पर्वत है। सेकंड पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। पॉइंट नंबर 2 लिखते चलिए भाई, लिखते चलिए, नोट्स आपका बन जाए, उसी नोट्स को पढ़ना है आपको। यह नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है, यंग फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन। यह अभी भी निर्माणावस्था में है, यह अभी भी निर्माणावस्था में है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब समझो वो ऊपर उसका ऊंचाई बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। इसका निर्माण अभी भी नहीं हुआ है, ये विकास के अवस्था में है, विकसित नहीं हुआ, अभी भी विकास की स्थिति में है, अंडर डेवलपमेंट बोल सकते हो। अब जियोलॉजिस्ट है कोबर। कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत जियोसिंक्लाइन थ्योरी प्रस्तुत किया। अमेरिकी के जो भूवैज्ञानिक है हैरी हेस, उसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दिया। ये थ्योरी हमारे एग्जाम में नहीं आएगा ना, तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। किसने क्या दिया ये भी याद नहीं रखना है ना अपने को, नहीं आने का संभावना एकदम कम है। बस ये इसको याद रखे रहो, एटलीस्ट नहीं आएगा फिर भी याद रखे रहो। हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी काफी एक्सेप्टेबल है और फेमस भी है। ये हैरी हेस वाला याद रख लो, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा थ्योरी कोई एक आदमी तो दे नहीं सकता ना। जनरली कोई भी, जब भी साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, जब भी साइंस का इवोल्यूशन होता है, कोई एक व्यक्ति प्रारंभ में काम करना स्टार्ट करता है, फिर उसके ऊपर एक दूसरा व्यक्ति रिसर्च करता है, फिर तीसरा व्यक्ति रिसर्च करता है, तब जाके एक कंसेप्ट हमारा क्रिएट होता है। तो उसी प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अगर नेट में सर्च मारोगे तो कई व्यक्तियों का नाम आता है। तो फिर भी इस किताब में दिया है हैरी हेस का नाम, तो याद रख लो। अगर इस नेट में सर्च करोगे तो 2-3 आदमी का नाम दिखाई देगा आपको। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसको एक बार पढ़ देता हूँ, बट नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है व्यापम के लिए, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। कोबर की भूसन्नति, कोबर का जो थ्योरी था जियोसिंक्लाइन थ्योरी, कोबर की भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति, टेथिस जियोसिंक्लाइन थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। टेथिस सागर है, समझ लो, यहाँ पर ऊपर में अंगारा लैंड रहा होगा, ये ऊपर में यहाँ पर बना रहा हूँ। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, हालांकि इसको नोट मत करिएगा। ये ऊपर में अंगारा लैंड रहा होगा, ऊपर में अंगारा लैंड, और नीचे रहा होगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और यहां पर थी टेथिस सागर, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सी, टेथिस सागर, ठीक है। क्या लिखा है? टेथिस, TETHYS, टेथिस सागर, यहाँ टेथिस सी रहा होगा, टेथिस सी। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा होते थे। अवसाद का मतलब है यहाँ से ऑब्वियसली नदी है, वो अपना अवसाद जो उसके रेसिडुअल है, नदी की जो रेसिडुअल है, वो यहाँ पर लाके जमा कर रही है ना। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कभी भी नदी जहां से ओरिजिनेट हुई उसके पत्थरों को लेके बहना चालू कर रही है। वो पत्थर छोटे टुकड़े में होते 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 अंततः मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेत में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही नदी के अवसाद है, और अपने अवसाद को अपने मुहाने पे जाके छोड़ना चालू कर देती है।
तो वैसे ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली जो नदी है वो अपने अवसाद इस सी में, टेथिस सी में जमा कर रही थी, जमा हो रहे थे। इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। इस अवतलन मतलब उसका ऊंचाई बढ़ते रहा, ऐसे अवतलन होते रहा। परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भू संचलन का उत्पन्न हुआ, जिससे क्यूनलून हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। इस ये उतना एक्सेप्टेड नहीं है ना, ये इसका जो थ्योरी है, बट पढ़ते हैं लोग। ये थ्योरी क्या कह रही है कि ये अवसाद जो जमा होते गया और इससे एक दबाव जनरेट हुआ होगा, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच दबाव जनरेट हुआ होगा, जिससे हिमालय हिमालय का निर्माण हुआ होगा। 7 करोड़ साल पहले की बात चल रहा है। ह्यूमन का जन्म कुछ हजार साल पहले हुआ है। हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भू संचलन तथा टर्शरी युग के टेथिस भू सन्नति में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः हम टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थली कहते हैं। ये एक पॉइंट नोट कर लो अपने नोट्स में, जमा करो। टेथिस सागर को, टेथिस सी को हिमालय का गर्भगृह या उसका जन्म स्थल कहते हैं। टेथिस सागर को, टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल कहते हैं। नोट कर लिए इसको। उसके बाद आगे लिखा है, हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि लगभग 7 करोड़ साल पहले करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट, उत्तर में रहा होगा एक यूरेशियन प्लेट, दिस इज द यूरेशियन प्लेट, और नीचे रहा होगा भारतीय प्लेट, ये नीचे रहा होगा भारतीय प्लेट, ये नीचे भारतीय प्लेट। ये दो प्लेट है, ये वाला यूरेशियन प्लेट है और ये वाला इंडियन प्लेट है। ये दो प्लेट है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ गतिमान हुई। 7 करोड़ वर्ष पहले ये गतिमान हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए। ठीक है, 7 करोड़ पहले ये अलग अलग थे, लेकिन लग गया इसको पास आने में 4 से 5 करोड़ साल। तो 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यंत निकट आ गए। मतलब इसकी गति देख लो कितने, 3-4 करोड़ साल में ये भारत और यूरेशियन प्लेट पास आ गए 3-4-5 करोड़ के मोशन में, जिससे टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा। अब यहाँ जो टेथिस के अवसाद थे, अवसाद मतलब समझ रहे हो ना, नदी के रेसिडुअल, ये अवसाद में वलन पड़ना चालू हो गया और वलन पड़ने से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया और उत्थान होते होते ये बड़े बड़े रेंज आपको दिखाई देते हैं। तो ये वाला थोड़ा नोट करके रखे रहना, हैरी रेस वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नोट कर लो, आपको एटलीस्ट पता तो चले हिमालय कैसे बना है। एक आज मैं वीडियो भेज दूंगा, एनिमेटेड वीडियो, उसको देखना हिमालय कैसे बना है। फिर भी यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा है इयोसीन ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। नहीं आएगा ना एग्जाम में, ये भी नहीं आने वाला। 90% चांस है कि नहीं आएगा कि कौन से कल्प में किसका निर्माण हो रहा है। चाहो तो लिख लेना, ये एजेस है ना, एज। इयोसिन या ओलिगोसिन में वृहद हिमालय बन रहा है, मायोसिन में लघु हिमालय बन रहा है। ठीक है, शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसिन कल्प में हुआ। तो चाहो तो लिख सकते हो, आप लोग को लिखना है तो। इयोसिन ओलिगोसिन में ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय बन रहा है, मायोसिन में लघु हिमालय बन रहा है और शिवालिक बन रहा है प्लायोसिन कल्प में। हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है, यंग माउंटेन है, जिसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। बाकी सब पढ़ने लायक नहीं है एग्जाम के लिए। अब हिमालय को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे। इसके पहले तो ग्लेशियर दिया है। ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी या हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर्स क्या है? पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमानी या हिमनद कहते हैं। बहुत बड़े साइज के ये जमे बर्फ, जैसे फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में कि जो फ्रीजर वाला हिस्सा होता है उसमें बर्फ जमे होते हैं ना, वैसे ही
पृथ्वी के कई ऐसे हिस्से हैं जो अत्यधिक ठंड की वजह से इतने ज्यादा ठंड है कि वो बड़े बड़े पत्थर के रूप में बर्फ जमे हुए हैं, जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, इनका आकार इतना है, कई ग्लेशियर का आकार इतना है कि अगर ये मेल्ट हो गया तो बड़े से बड़ा जिला डूब जाएगा। बड़े से बड़ा जिला क्या, राज्य डूब जाएगा, इतना पानी होता है ग्लेशियर्स में। तो हमको कुछ ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ लेना है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये काफी फेमस है, हमेशा युद्ध युद्ध में चर्चे में रहता है। ये काराकोरम रेंज में है, इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है, सियाचिन ग्लेशियर्स। एक बार तो सीजीपीएससी 2021 में तो ग्लेशियर को जमाने बोल दिया था कि इसके जो लंबाई के हिसाब से जमा दो। आपके एग्जाम में तो नहीं ही आएगा, व्यापम में नहीं ही आएगा, बट एटलीस्ट कुछ कुछ ग्लेशियर के नाम याद रखो। जैसे काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर्स है, गंगोत्री ग्लेशियर्स कुमाऊं हिमालय में है, कुमाऊं हिमालय में। केदारनाथ ग्लेशियर उत्तराखंड में है। कंचनजंगा ग्लेशियर नेपाल में है। ये दो तीन को कम से कम याद रखो। ठीक, काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज ऑफ माउंटेन का रेंज है। वो बहुत बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ों का रेंज को मिला के बहुत सारे ऐसे पहाड़। रेंज का मतलब क्या होता है, ऐसे पहाड़ कंटिन्यूअस रूप में चल रहा है, तो ये पूरा एक साथ कहलाता है रेंज, माउंटेन रेंज। अब इसमें तीन पहाड़ आपको दिख रहे हैं, तो हो सकता है इसका नाम अलग हो लोकल भाषा में, इसका नाम अलग हो लोकल भाषा में, इसका नाम अलग हो लोकल भाषा। लोकल भाषा का मतलब यहाँ के जो लोग, यहाँ पर कोई निवास करते हैं लोग, तो उसको एक अलग नाम से पुकारेंगे। यहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं, वो इस पहाड़ को अलग नाम से पुकार रहे हैं, ये वाले अलग नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन बड़े भूभाग के एरिया में इसको नाम दे दिया गया है काराकोरम, काराकोरम। अब इस पहाड़ का नाम अलग हो सकता है, इस पहाड़ का नाम अलग हो सकता है, इस पहाड़ का नाम अलग हो सकता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, जो मैकल रेंज है छत्तीसगढ़ में, जो ऐसे मैकल रेंज आपको दिखता है वेस्ट साइड में, है ना, वेस्ट मतलब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में मैकल रेंज दिखाई देता है, जो करीब करीब बिलासपुर के जीपीएम से, गोरला पेंड्रा मरवाही के पास से स्टार्ट हो रहा है, या उसके और ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और ये जा रहा है करीब पूरे बस्तर मतलब नारायणपुर के आसपास या फिर राजनांदगांव, मोहिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी तक गया है। अब इस पहाड़ यहाँ से यहाँ तक तो मैकल रेंज है पूरा। तो एक पहाड़ नहीं है, जैसे एक पहाड़ यहाँ तक चला, फिर उसके नीचे से एक और पहाड़ चालू हो गया, ऐसे करके एक और चालू हो गया, यहाँ से एक पहाड़ और चालू हो गया, 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 ऐसे पहाड़ के रेंजेस हैं। इसको टोटल को बोल रहे हैं मैकल रेंज, मैकल रेंज। अब ये सब पहाड़ के नाम होंगे, जैसे इसका नाम किसी का प्रज्ञागिरी पहाड़ है, किसी का और कुछ पहाड़ का नाम है। आप लोग पढ़ोगे छत्तीसगढ़ में अलग अलग नाम दिए हैं सब पहाड़ के। वैसे ही ऑल टुगेदर पूरे को एक साथ बोलते हैं रेंज। ये पूरे को एक साथ बोल देते हैं रेंज। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। चलो, सो एक दो इसके ये हिमानी या ग्लेशियर्स को याद रख लो। काराकोरम सियाचिन, काराकोरम रेंज में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर को बोलते हैं हिंदी में हिमानी या हिमनद। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा है, अगर हम लोग हिमालय में ऊपर जाना चालू करते हैं, जैसे हिमालयन ऐसे हिमालय, जितना हम ऊंचा जाना चालू करेंगे, जितने ऊंचे स्थल पे जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको ग्लेशियर्स दिखाई देंगे, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा ग्लेशियर्स का। जैसे लिखा है, हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा स्नो लाइन एक बार पूछा गया है, शायद मेंस में पूछा गया है, स्नो लाइन क्या होते हैं। तो स्नो लाइन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि पहाड़ी इलाका है, ये कोई पहाड़ है, और ये मान लो स्नो लाइन है, दिस इज अ स्नो लाइन, स्नो लाइन।
तो इस स्नो लाइन के नीचे रखोगे ना तो बर्फ उतने नहीं जमेंगे, बर्फ कम जमे रहेगा, यहाँ पर लोगों का निवास होगा, छोटे छोटे गांव होंगे, शहर होंगे, ठीक है, हिल स्टेशंस होंगे। लेकिन स्नो लाइन के उस पार हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा, बर्फ ही बर्फ। मतलब यहाँ पर घर कम होंगे, घर ना के बराबर होंगे, वो हेडक्वार्टर्स होंगे, आर्मी हेडक्वार्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह, केवल बर्फ ही बर्फ होंगे। तो इसको बोलते हैं स्नो लाइन। जब आप लोग कभी हिमालयन राज्यों के किसी जिले में घूमने जाओगे, नैनीताल हो गया, इस तरह के कहीं घूमने जाते हो आप लोग, तो जहां पर आप लोग रहोगे, वहां जहां पर आपका होटल रहेगा या जहां सिटी होगा, वो सिटी स्नो लाइन के नीचे होता है, स्नो लाइन के नीचे। लेकिन क्या होता है, अपने को देखना है बर्फ, बर्फ में खेलना है, तो अपने को कार बुकिंग वुकिंग करके एक टाइम डिसाइड होता है कि मॉर्निंग में 9 बजे के बाद वहां से निकलेंगे और शाम को 5 बजे तक वहां रह सकते हो। 5 बजे के बाद आपको वापस आ जाना है, मतलब सूर्य ढलने के पहले आपको वापस आ जाना है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आपको उस जगह पे जा सकते हो। 5 बजे के बाद वहां पर जी पाना, अपने बॉडी के सरवाइव कर पाना असंभव रहता है, चाहे आप 3 कंबल 4 कंबल ओढ़ लो। तो स्नो लाइन वाले एरिया में लोग घूमने जाते हैं, स्नो लाइन वाले एरिया में, लद्दाख हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे जगह हैं जो तो स्नो लाइन में ही है, जैसे जितने आपको ग्लेशियर दिखाई देंगे, ये ये जितने ग्लेशियर्स का नाम लिखा है, ये सब स्नो लाइन के ऊपर में होंगे और वहीं ग्लेशियर्स मिलेगा, जहां हर चीज जमा हुआ है, हर चीज। पेड़ के ऊपर भी देखोगे तो बर्फ होंगे, और ये जो स्नो लाइन के ऊपर में ना पेड़ पौधे भी मिलना बंद हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी एकदम रेयर मिलेंगे आपको, पेड़ पौधे केवल दिखाई देगा सफेद कलर का चादर, वो स्नो लाइन है। क्या लिखा आगे? स्नो लाइन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिम हिमालय में 3500 मीटर ऊपर जाने पे मिलना चालू हो जाएगा, और पूर्वी में 2500 मीटर ऊपर आप जैसे चढ़ोगे आपको स्नो लाइन दिखना चालू हो जाता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, अधिकांश जो ग्लेशियर है 4 से 5 किलोमीटर लंबे एवं 1.5 से 4 किलोमीटर चौड़े हैं। इनकी मोटाई भी अधिक होती है। ये प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक फिसल पाते हैं। फिसलना मतलब, ग्लेशियर का फिसलना मतलब मेल्टिंग है, वो मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो नदी का निर्माण हो रहा है। इसलिए गंगा नदी कभी नहीं सूखती, है ना, गंगा कभी नहीं सूखती, हर नदी सूख जा रही है। मतलब जो हिमालयन रिवर है वो ड्राई नहीं होती, वो कभी नहीं सूखती, क्योंकि ग्लेशियर से निकली हुई है, और ग्लेशियर लगातार मेल्ट हो रहा है, चाहे गर्मी होगा तो गर्मी में ज्यादा मेल्ट होता है वो, ठीक। ये सब चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा छोड़ सकते हो। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी का उद्गम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, तेजी से पिघल रहा है। अभी एक प्रश्न चल रहा था ना यूएन के कॉन्फ्रेंस में, एक ये प्रश्न चल रहा था कि ग्लेशियर बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा है। अगर इस जिस हिसाब से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो ज्यादा समय नहीं है पृथ्वी डूबने में। कोई तो 60 साल बोल रहा है, कोई 100 साल बोल रहा है, उसमें पृथ्वी डूब जाएगा अगर सारे के सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए। और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का गति काफी तेज होते जा रहा है, ये एक चिंता का विषय था यूएन कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा मेरे को लगता है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स की पिक्चर दिख रहा है। ये K2 दिख रहा है 8611 किलोमीटर, ये हमारे भारत का सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ लिखा है K2। और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर्स दिख रहा है, ये सियाचिन ग्लेशियर का पॉइंट। एक्चुअली ये पूरे जमे हुए हिस्से हैं ना, ये पूरा जमा हुआ हिस्सा है, ये पूरा जमा हुआ हिस्सा है। यहाँ लद्दाख दिख रहा है आपको। अब कुछ माउंटेन पीक भी है, कुछ माउंटेन पीक हमको याद भी रखने हैं, कुछ माउंटेन पीक हमको याद भी रखने हैं। जैसे कि जैसे माउंट एवरेस्ट याद रखो, कहाँ पर है? नेपाल में है, 8848.कुछ मीटर ऊंचा है। काराकोरम जो है, हम बोलते हैं भारत में है, लेकिन ये पीओके में है। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है ये। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको काराकोरम ही मारना है, क्योंकि काराकोरम आधिकारिक रूप से हमारे पास है, ऑफिशियल रूप से देखोगे तो। लेकिन कब्जा उसमें भले पाकिस्तान के पीओके का है। कंचनजंगा भारत में है,
ठीक है, मैं तो पूरा याद किया था अपने टाइम में। आप देख लो कितना याद रखना है, क्या क्या याद करना है। अब हिमालय के जो पैरेलल समानांतर, हिमालय के समानांतर संरचना जो है उसको देखते हैं। यहाँ से इसको कल देखते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, कुछ और पढ़ेंगे। 2 मिनट वेट करिए, इसको कल से देखते हैं।